Assalamu alaikum friends. Welcome to this class of ecology. In this class we are going to study about the Laurentian type of climate which is also known by the name of cool temperate east margin type of climate. हम सबसे पहले ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। तो जैसा कि आप नाम देख सकते हैं कूल टेम्परेट ईस्ट मार्जिन टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है ये हमारा कूल टेम्परेट क्लाइमेटिक जोन में आता है। ठीक है, जस्ट लाइक द ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। एंड द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट्स ऑफ कूल टेम्परेट क्लाइमेटिक जोन कहाँ पे पाया जाता है? कूल टेम्परेट क्लाइमेट जोन आपकी 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर में। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट आपका सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। इट इज एब्सेंट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। व्हाई? वी विल कम टू इट वेरी सून। लेकिन उससे पहले यहाँ पे इस नेम की तरफ आएंगे तो यहाँ पे लिखा है कूल टेम्परेट ईस्ट मार्जिन टाइप ऑफ क्लाइमेट। मतलब ये हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिल रहा है ये क्लाइमेट, लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट इन द कूल टेम्परेट जोन, बट इट ऑकर्स ऑन द ईस्ट मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, अनलाइक द ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट हमारा कहाँ पे मिलता था? वेस्ट मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स पे, बट ये कहाँ मिल रहा है? ये हमें मिल रहा है ऑन द ईस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। समझ आ रहा है? तो फर्दर हम जब देखते हैं इसमें हम ये साउदर्न हेमिस्फीयर में इस क्लाइमेट को नहीं पाते हैं। वी डू नॉट फाइंड लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर ऑफ दिस वर्ल्ड। तो इसके लिए रीजन क्या है? आप अगर इस फिगर पे देखेंगे, मैप पे गौर करेंगे, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आपका कूल टेम्परेट जोन आता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 45 से लेकर 60 डिग्री, और अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आता है। तो इसके मेन रीजन जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे पहले तो हम देखते हैं लैंड एब्सेंट है, इस लिहाज से यहाँ पे इन लैटिट्यूड्स पे लैंड की एब्सेंस है यहाँ पे। तो कहाँ पे हम देखेंगे फलानी जगह पे लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है, लैंड ही नहीं है तो कहाँ पे? अब बची कुछ जो लैंड है वहां पे आपका मैरीटाइम इफेक्ट बहुत ज्यादा है, देयर इज लिटिल लैंड। और यहाँ पे जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, देयर आई विल से यू वन थिंग दैट द कॉन्टिनेंटल इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। उसमें कॉन्टिनेंटलिटी का होना जरूरी है। द मोर द मैरीटाइम इफेक्ट द लेस इज द लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, द लेस प्रोनाउंस्ड इज द लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो इस लिहाज से हम कहते हैं कि लैंड एब्सेंट होने की वजह से पहले तो जगह ही नहीं बचती है जहां पे हमारा ये लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट हम पा सकते थे। लेकिन अब जहां पे भी ये लैंड बचती है, चाहे आपका यहाँ न्यूजीलैंड में थोड़ी सी या यहाँ पे कहीं कहीं पे बचती है, तो वो लैंड जो है वहां पे आपका मैरीटाइम इफेक्ट इतना ज्यादा है कि आपकी लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट के को वो सेटिस्फाई नहीं करते। समझ आ रहा है? देयर इज वेरी हाई मैरीटाइम इफेक्ट। और स्पेशली इन द साउदर्न दिस साउथ अमेरिकन कंटिनेंट, इसके साउदर्न हिस्से में यहाँ पे आपका एक डेजर्ट मिलता है अर्जेंटीना में, जो कि जिसे आप क्या कहते हैं? पैटागोनिया डेजर्ट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है आपके एग्जाम के लिए भी कि ये जो पैटागोनिया डेजर्ट है यहाँ पे ही ऐसा रीजन था जहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती थी, जहाँ पे आपका लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट बन सकता था, बट बिकॉज देयर वाज अ बिट ऑफ लैंड ओवर देयर। बट वन थिंग ओवर हियर इज दैट कि यहाँ पे आपके लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट को जब हम देखेंगे उसमें प्रेसिपिटेशन ठीक ठाक होती है, उसमें रेनफॉल आपका ठीक ठाक होता है 75 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक, दैट इज गुड। बट यहां पे पैटागोनिया डेजर्ट है, द डेजर्टी कंडीशंस ओवर देयर, द हाई एरिडिटी ओवर हियर इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंडीज। आपके यहां पे एंडीज हैं। ठीक है, एंडीज क्या करते हैं? आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में रेन शेडो इफेक्ट, कि आपके जिस साइड में माउंटेन्स होते हैं, जो भी विंड्स आते हैं मॉइस्चर लेके, वो टकरा के वो उसी साइड में आपके सारा रेनफॉल डाल देते हैं, और दूसरे साइड में फिर वो विंड्स जो होती हैं वो ड्राई होती हैं, वो डिसेंड करती हैं, उसका कोई फायदा नहीं होता है अपोजिट साइड ऑफ द माउंटेन। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रेन शेडो इफेक्ट। तो यहाँ पे आपका एंडीज जो आपके एंडीज जो है ये रेन शेडो इफेक्ट करते हैं, एंड दैट इज व्हाई देयर आर डेजर्टिक कंडीशंस टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ दिस एंडीज, एंड हियर वी डू नॉट दस फाइंड द लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये आपके एग्जाम में आ सकता है यहाँ पे कौन सी। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमने अभी देखा था कि टैगा जो बायोम है या टैगा की जो कंडीशंस है, क्लाइमेटिक कंडीशंस है, दोज आर द कंडीशंस व्हिच ऑकर इन द ओनली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। बट टुडे कीप वन मोर थिंग इन योर माइंड, मेहरबानी करके, कि लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट इज आल्सो प्रेजेंट ओनली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इट इज नॉट प्रेजेंट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। टैगा तो है ही है, इसके बाद अगर आप नीचे इससे नीचे जाते हैं तो आपको कहाँ पे लैंड मिलेगी? कहीं नहीं। दैट मीन्स कि टैगा क्लाइमेट, आपका टैगा जो है बायोम या टैगा क्लाइमेट, वो खाली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। बट दिस आल्सो लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है ये आपको खाली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलता है।
अब अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे, तो यहाँ पे दो ही रीजन ऐसे बचते हैं यहाँ पे आपके लहरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट की कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं। एक आपका आता है नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट के ये ईस्टर्न रीजन जो है, या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, और दूसरा आता है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट एशिया, एशिया के ईस्ट एशिया हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये रीजन आपके यहाँ पे आते हैं। बट यहाँ पे आप खुद लोकेट करेंगे मैप पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ कंट्रीज जो यहाँ पे इसमें जो पाए जाते हैं, जिनमें ये कंडीशंस पाए जाते हैं, लेट मी राइट इट हियर, ये ईस्ट चाइना है। ठीक है, ईस्ट एशिया है। तो हमने ऑलरेडी देखा कि चाइना में जो साउथ एंड सेंट्रल चाइना है उसमें हमने चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट देख लिया। ठीक है, बट आपका नॉर्थ चाइना जो है उसमें आपका ये क्लाइमेट बचता है। ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द चाइना एंड नॉर्थ ईस्टर्न चाइना जो है, जिसे हम स्पेशली क्या कहते हैं, मंचूरिया, नॉर्थ ईस्टर्न चाइना, यहां पे भी आपको ये क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलती हैं। एंड वहां पे कोरिया, आपका नॉर्दर्न जापान, क्योंकि जो मैंने आपको पढ़ाया था चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, साउथर्न जापान जो है, साउथ सेंट्रल जापान, उसमें आपका चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, बट नॉर्दर्न जापान में आपका ये टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है। एंड ऑल्सो द ईस्टर्न पार्ट ऑफ रशियन साइबेरिया, दैट इज ईस्ट साइबेरिया। ठीक है, इन रीजन्स में आपका ये लैरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है। और यहाँ पे नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे मेनली ये आपके नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में मिलता है, बोथ ऑफ कनाडा, नॉर्थ ईस्ट कनाडा एंड नॉर्थ ईस्ट यूएसए। अब दो चीज़ें आप मेहरबानी करके याद रखेंगे जो इस क्लाइमेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो ये जहाँ पे मैंने टिक मारा है, ये नॉर्थ जापान, क्योंकि ये वो रीजन है जहाँ पे फिशिंग बहुत ज़्यादा होगी। क्यों होगी, क्या होगी, वो मैं बताऊंगा आगे। एंड ऑल्सो इन नॉर्थ ईस्ट कनाडा में एक रीजन है जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यू फाउंडलैंड। ओके, न्यू फाउंडलैंड, दिस इज द लार्जेस्ट, सॉरी लैंड, दिस इज द लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड इन द वर्ल्ड। ये इन दोनों जगहों पे, चाहे आप नॉर्थ जापान में जाएंगे या यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट कनाडा में न्यू फाउंडलैंड की जगह जो है, वहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा फिशिंग होती है। वाई, आई विल सी यू वेरी सून, आई विल एक्सप्लेन दैट। और यहाँ पे नॉर्थ जापान को हम, चूंकि यहाँ पे भी फिशिंग बहुत ज़्यादा होती है, वी से दिस इज द सेकंड न्यू फाउंडलैंड, सेकंड न्यू फाउंडलैंड। ओके, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाई इंटेंसिटी ऑफ फिशिंग ओवर हियर, तो पॉसिबिलिटी वहाँ पे फिशिंग की बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे एक्चुअल क्लाइमेट की जब हम बात करेंगे, देखिए इसमें जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो इंटरमीडिएट है बिटवीन ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड टैगा टाइप ऑफ क्लाइमेट। ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट में आपने देखा था कि उसमें मोर और लेस आपको थ्रू आउट द ईयर आपके समर्स और विंटर्स जो होते हैं, थ्रू आउट द ईयर आपका टेम्परेचर जो होता था वो माइल्ड होता था। ठीक है, न बहुत ज़्यादा न बहुत कम, मॉडरेट अमाउंट ऑफ मॉडरेट टेम्परेचर होता था। और प्रेसिपिटेशन इसमें एम्पल होती थी, बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होती थी, तो बहुत ही नॉर्मल कंडीशंस होती थी इसमें विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, और प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा होती थी। टैगा क्लाइमेट में आपने देखा था कि इसमें एक्सट्रीम कोल्ड होते थे, एक्सट्रीम कोल्ड होते थे। ठीक है, यहाँ पे आपके ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट में आपके एक्सट्रीम कोल्ड, आपके वार्म ही मोर और लेस वार्म टेम्परेचर रहता था थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पे टैगा टाइप ऑफ क्लाइमेट में हमने देखा था कि इसमें मोर और लेस टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है, और विंटर में आपके एक्सट्रीम्स हो जाते थे। ठीक है, आपका बहुत ही एक्सट्रीमली कोल्ड होता था। और प्रेसिपिटेशन की बात करेंगे तो आपके ब्रिटिश में टाइप ऑफ क्लाइमेट में बहुत ज्यादा प्रेसिपिटेशन होती थी, और आपके टैगा टाइप ऑफ क्लाइमेट में बहुत ही कम प्रेसिपिटेशन होती थी। लेकिन यहां पे आपका टेम्परेचर जो है वो भी दरमियाना दर्जे का है। और समर्स में क्या होता है कि वार्म होते हैं समर्स, और विंटर्स जो होते हैं वो कोल्ड होते हैं। ठीक है, वार्म एंड कोल्ड विंटर्स। प्रेसिपिटेशन की बात करेंगे तो विंटर्स, समर्स में वेट समर्स होते हैं और विंटर्स में ड्राइनेस होती है। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे, इसमें जो टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन है वो दरमियाना है बिटवीन द टंड्रा, बिटवीन द टैगा एंड बिटवीन द ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। टैगा में आपको स्पेशली कोल्ड ही कोल्ड होता था, कोल्ड एंड थोड़े से समर्स में थोड़ी सी वार्मथ होती थी, वो बिल्कुल ही माइल्ड होते थे समर्स। और ब्रिटिश टाइप में ठीक ठाक टेम्परेचर होता है, वार्म ही होता है, वार्म माइल्ड होता है, और थ्रू आउट द ईयर होता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशंस डिफरेंट है। यहाँ पे बाज़ाब्ता एक सीजन ऐसा आता है जिसमें आपके समर्स होते हैं जहाँ पे वार्मनेस होती है, और विंटर्स ऐसे आते हैं जहाँ पे कोल्ड होता है। तो इसमें इंटरमीडिएट कंडीशंस है। प्रेसिपिटेशन की भी बात करेंगे तो यहाँ पे ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेशन है, टैगा में बहुत ही कम प्रेसिपिटेशन है, लेकिन इसमें दरमियाना टाइप की प्रेसिपिटेशन है। तो ये जहन में रखेंगे, ज़्यादा इसको खींचेंगे नहीं, इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आप अगर यहाँ पे जनरल में आप देखेंगे ना, यहाँ पे समर्स की अगर आप बात करेंगे तो समर्स में एवरेज में जो टेम्परेचर रहता है दैट इज अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक ठाक टेम्परेचर रहता है समर्स में, अच्छा टेम्परेचर रहता है, वी कैन से हाई टेम्परेचर रहता है। ठीक है, और यहाँ पे ये समर्स की बात है। अब विंटर्स की बात अगर हम करेंगे, विंटर की बात करेंगे तो यहाँ पे गौर करने वाली जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि विंटर्स में आपका टेम्परेचर जो है वो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होता है।
तो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। समझ आ रहा है? आप मुझे खुद ही बताएंगे कि हाँ चलो विंटर्स में हम समझ सकते हैं कि हाँ ये तो इसकी प्रेजेंस जो है, इसकी लोकेशन जो है ये हाई लैटिट्यूड्स पे है, हाई टेम्परेट लैटिट्यूड्स पे। दैट मीन्स कि वहाँ पे सन रेज स्लांटिंग होंगी, बहुत दूर है, समर्स उसमें छोटे होंगे, विंटर्स लंबी होंगे, तो आपके विंटर्स बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ नहीं राइज होता होगा, वो लो फ्रीजिंग पॉइंट रहते होंगे ड्यू टू द जोग्राफिकल लोकेशन एंड ऑल्सो द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड विंड्स, जो कि ऊपर से भी आती हैं और वहाँ पे भी प्रेजेंट होती हैं, ऊपर से भी आती हैं, नॉर्थ से भी। तो ऐसा समझ सकते हैं हम कि हाँ चलो विंटर में बताएंगे कि बिलो फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा टेम्परेचर। लेकिन मेरा सवाल यह है कि समर्स में यहाँ पे टेम्परेचर कैसे ज्यादा है? हाउ देयर इज 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर व्हेन यहाँ पे आपका, और ये कहा जाता है कि यहाँ पे ये आप बताते हैं कि यहाँ पे ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे टेम्परेचर इससे बहुत ज्यादा जा सकता है, जिसको कोई चीज रोकता है वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? जिसको कोई चीज रोकता है वो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा कि यहाँ पे इससे भी ज्यादा टेम्परेचर जा सकता है। लेकिन ये जो है यहाँ पे समर्स जो है, समर्स में हीट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका कोल्ड एंड वार्म ओशन करंट्स का इस क्लाइमेट में बहुत ज्यादा रोल है, वो मैं आपको अभी समझाऊंगा, ठीक है? तो समर्स में यहाँ पे टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए था, it should not have been average of about 25 degrees Celsius, should have been lower, but there are certain things that are occurring over here, especially the ocean currents which increase the temperature in the summers। तो वो मैं अभी डिस्कस करूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि प्रेसिपिटेशन, मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि इसमें प्रेसिपिटेशन दरमियाना दर्जे की होती है, ठीक ठाक होती है, 70 से लेके 150 सेंटीमीटर तक प्रेसिपिटेशन होती है इसमें, ठीक है? तो ये टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन के हिसाब से हमने इसके बारे में बात की। अब अगर हमें क्वेश्चन आता है कि क्या इसमें क्या चीजें ऐसी होती हैं ड्यू टू द कोल्ड एंड वार्म ओशन करंट्स जिससे इसके क्लाइमेट में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है? ये तो आपको पता होगी कि, आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि जहां से भी सपोज एक ओशन है, सपोज एक रीजन है जहां से ये एक ओशन है, ठीक है, ये लैंड है, यहां से ओशन है। अब यहां से सपोज इक्वेटर है, यहां से ऊपर की तरफ वार्म करंट जा रही है, वार्म करंट, ये सपोज लैंड है, ठीक है? ये समझेंगे, या ये कंटिनेंट है, ये समझेंगे कि जो ये वार्म करंट चलती है ना, इसके ऊपर जो हवाएं होती हैं वो भी उसी हिसाब की रहती हैं। दे हैव देयर इन्फ्लुएंस अपॉन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। समझेंगे बात को कि वार्म करंट्स ओशन में चल रही होंगी किसी एरिया की तरफ, तो वो उस एरिया का टेम्परेचर जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसको भी इन्फ्लुएंस करेंगी। दे विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इन दैट एरिया। और अगर कोल्ड एयर आ रहा है, कोल्ड वाटर करंट्स चलती हैं, तो उनका भी बाज़ाब्ता तरीके से एटमॉस्फेयर पे इन्फ्लुएंस होता है। दे आल्सो हैव द डिक्रीजिंग टेम्परेचर, हैव द इन्फ्लुएंस इन टर्म्स ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो दोनों चीजें ये करते हैं, समझ आ रहा है? और आपको यह भी पता होना चाहिए, अगर कहीं से वार्म करंट चलती है और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ रहा है ओशन, उसमें ओशन में ऑलरेडी आपको वार्म करंट चल रही है, तो आपको पता है कि वहां पे आपकी इवापोरेशन ज्यादा होगी और मोर रेनफॉल होगा। और जहां पे भी कोल्ड करंट्स चलती होंगी वो वहां का टेम्परेचर डिक्रीज करती होंगी, लेस इवापोरेशन लेस रेनफॉल। ये आपको, ये दिस इज इजी कंसेप्ट दैट यू शुड टैकल विथ, ये आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है ना? तो ये इस लिहाज से हम कह रहे हैं कि बाज़ाब्ता जो ओशन करंट्स होती है वो एटमॉस्फेयर पे इफेक्ट डालती है, ये आइसोलेटेड नहीं होते हैं। The ocean is not a closed system, it is an open system. It can exchange its energy with the atmosphere, it can exchange its temperature with the atmosphere, heat with the atmosphere, ठीक है? तो ये चीजें आप जहन में याद रखेंगे, जहन में रखेंगे। अब यहां पे क्वेश्चन जो है कि यहां पे द क्लाइमेट इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द कोल्ड एंड वार्म ओशन करंट्स। अब कौन सी यहां पे वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स होती हैं, यहां पे ही दिखा देता हूं मैं, ठीक है? थोड़ा सा यहीं पे एग्जैक्ट लोकेशन अगर नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप समझेंगे बात को। तो यहां से आपका जो होता है, यहां से आपके यहां नॉर्थ अमेरिकन रीजन में अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपका कोल्ड ओशन करंट जो आती है, जिसे हम कहते हैं लैब्राडोर ओशन करंट, लैब्राडोर LABRADOR, लैब्राडोर ओशन करंट, ये कोल्ड ओशन करंट है, ठीक है? इसी तरह से यहां से मैंने आपको कहा था कि यहां से आपका वार्म ओशन करंट जिसे हम कहते हैं, जो कि आपकी गल्फ स्ट्रीम होती है, गल्फ स्ट्रीम होती है, ठीक है ना? और मैंने फिर इसी को कहा था ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आगे बन जाती है। तो यहां से आपकी वार्म करंट जो है दैट इज गल्फ स्ट्रीम, ये वार्म है, लैब्राडोर करंट जो है ये कोल्ड करंट है। तो ये दो करंट्स यहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस डालेंगे, ठीक है? ये इन द नॉर्थ, इन द नॉर्थ ईस्टर्न कनाडा और नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, जहाँ पे आपका लैरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मिल रहा है इन नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे जो दो करंट्स काम कर रही हैं, एक तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किए, वो आप आगे भी पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, जिसे हम कहते हैं कुरोशिमा, KUROSHR, कुरोशिनो,
करंट जो होती है, कुरोशनो करंट, और ऊपर से जो आती है, दिस इज द वार्म करंट बिकॉज इट इज गोइंग फ्रॉम द इक्वेटर, फ्रॉम लोअर लैटिट्यूड्स टू हायर लैटिट्यूड्स, और हायर लैटिट्यूड्स से जो लोअर की तरफ आ रही है वो यहाँ पे ये वाली करंट जो है इसको हम क्या कहते हैं, यू माइट बी नोइंग, दिस इज कॉल्ड ओयाशियो करंट, ये कोल्ड करंट है, ठीक है। तो दोनों जगहों पे आप देखेंगे कि कोल्ड करंट का भी इन्फ्लुएंस रहता है और वार्म करंट्स भी चलती रहती हैं, तो इन करंट्स की वजह से इनके एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में भी बदलाव आता होगा। तो अब यहां पे ये जो रीजन है, मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि इस रीजन में आपके वेस्टर्लीज होते हैं, वेस्टर्लीज, ऑल्सो इस रीजन में आपके ईस्टर्लीज भी आती हैं। ये रीजन वो रीजन है जो ये हमने कहा कि कूल टेम्परेट जोन, इसमें आपकी ईस्टर्लीज भी होती है, ईस्टर्लीज भी आ सकती हैं और इसमें आपके वेस्टर्लीज भी आ सकती हैं। ये वेस्टर्ली जोन भी इसमें आता है और ईस्टर्ली जोन भी आता है। और जब मैं यहां पे आपको बता दूं कि इसमें रेनफॉल के लिए मेनली जो रिस्पॉन्सिबल है दोज आर ईस्टर्लीज। एज यू कैन फाइंड कि वेस्ट से आने वाली जो भी विंड्स होंगी, आप खुद समझ सकते हैं कि इनको कितना चलना है, कितना कंटिनेंट के ऊपर चलना है, फिर यहां पे रेनफॉल काज करना है। मोस्टली इनमें जो रेनफॉल का पैटर्न जो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द ईस्टर्ली विंड्स। किन विंड से? जो ईस्ट से आती हैं, ना कि वेस्ट से, बिकॉज वेस्ट से बहुत ज्यादा लैंड बीच में है, देयर इज मच लैंड जहां पे अल्टीमेटली ईस्ट मार्जिन तक कुछ रेनफॉल पहुंचेगा ही नहीं वेस्टर्ली से। थोड़ा सा आपके इस रीजन में आता है जो कि ये वाला रीजन है, जहां पे आपके इन रॉकीज को थोड़ा सा पेनिट्रेट करके कुछ हद तक ये रेनफॉल काज करते हैं। रॉकीज को पेनिट्रेट करके जो भी वेस्टर्ली जाते हैं वो अल्टीमेटली ड्राई हो जाती हैं, लेकिन बीच में काफी सारे यहाँ पे आपको जो ग्रेट लेक्स मिलते हैं आपके नॉर्थ अमेरिका में, जो आपको बिल्कुल ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना, जिसमें आपका सुपीरियर आता है, मिशिगन आता है, ह्यूरॉन आता है, एरी आता है, ओंटारियो आता है। उनकी सीक्वेंस कई बार पूछी गई है डिफरेंट एग्जाम्स में, ठीक है। तो वो जो है उन ग्रेट लेक्स से मॉइस्चर लेके अल्टीमेटली यहाँ पे आपके जो नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट है, जहाँ पे आपका लैरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है, वहाँ पे ये वेस्टर्लीज कुछ हद तक रेनफॉल काज करती है, स्पेशली इन द विंटर ऑल्सो, ठीक है। तो ये चीज़ें हम बताएंगे अभी आपको फर्दर, लेकिन हमारे लिए जो सवाल है वो ये है कि हमें इस समर्स में टेम्परेचर हाई क्यों होता है यहाँ पे। तो इसके लिए एक रीजन, ये इंपॉर्टेंट रीजन है जिसका जो कि ये है कि यहाँ पे जब हम समर्स की बात करते हैं, लेट मी राइट इट हियर, जब हम समर्स की बात करते हैं, समर्स में देखा गया कि आपके जो वार्म करंट्स हैं उनका जो इफेक्ट होता है, देयर इज मोर प्रोनाउंस्ड इफेक्ट ऑफ वार्म करंट्स ड्यूरिंग समर्स। और वार्म करंट्स का इफेक्ट क्या होना है, दैट इज टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। और यह देखा गया है कि इनसे वार्म करंट से एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर राइज होता है एंड अल्टीमेटली द टेम्परेचर इज वेरी हाई, दैट शुड नॉट हैव बीन एट दोज लैटिट्यूड्स, जो कि बहुत ही ऊपर है, वहां पे टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए था, 25 से बहुत ही कम होना चाहिए था एवरेज टेम्परेचर। बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज वार्म करंट्स, जो कि समर में जिनका इफेक्ट बहुत ज्यादा रहता है वहां पे, तो उस लिहाज से वहां पे टेम्परेचर जो है समर्स का वो हाई होता है। और विंटर्स की बात जब आप करते हैं, आपको पता है विंटर्स में आपके उस रीजन में आपके कोल्ड करंट्स तो है ही है वहां पे, लेकिन इसके अलावा आपका जो एटमॉस्फेयर से जो आपके नॉर्दर्न साइड से आपके जो कोल्ड विंड्स आएंगे वो फर्दर इस टेम्परेचर को वहां पे डाउन करेंगे, तो इसमें कोल्ड विंटर्स होंगे। समझ आ रहा है? तो ये चीजें आप जहन में रखेंगे कि यहाँ पे उस करंट्स का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है यहाँ के टेम्परेचर पे। अब ये जो दो रीजन्स है ना, इनमें दो रीजन्स में अब इनके दरमियान जो डिफरेंसेस हैं वो हम देखेंगे। यहां पे मैंने लिखा है, ये आप पहले इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, the climate is highly influenced by the cold and warm ocean currents। ये तो आपको समझ आ गया। The climatic conditions are more uniform in the regions of North America than in the East Asian regions। और East Asian region को हम कहते हैं cool temperate monsoon type of climate। क्या है ये, नहीं समझेंगे। अब यहां पे आइए आप दोबारा देखिए, ये जो अमेरिकन कंटिनेंट है, नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट है, जहां पे ये लैरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है, और यहां पे ईस्ट एशिया में मिलता है। आपके ईस्ट एशिया में, इसमें हमने कंडीशन क्या कही इस क्लाइमेट के लिए, हमने कहा कि बाज़ इसमें आपका विंटर जो समर्स होंगे आपके में वार्म एंड वेट समर्स होंगे, और विंटर्स आपके कोल्ड एंड ड्राई होंगे। एंड दिस टाइप ऑफ कंडीशन आर मोर प्रोनाउंस्ड, दिस आर मोर प्रोनाउंस्ड, याद रखेगा, प्रोनाउंस्ड किस में, इन ईस्ट एशिया रीजन। ये आपके ईस्ट एशिया रीजन में ज्यादा प्रोनाउंस्ड है। और अगर आप याद करेंगे, मैंने जब आपको मूनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट पढ़ाया था, क्या वो कंडीशंस भी इसी के साथ मिलती जुलती हैं?
वार्म वेट समर्स एंड कोल्ड ड्राई विंटर्स, इसमें मैंने आपको ड्राई स्पेल कहा था और कहा था कि रेनफॉल मोस्टली इन द समर्स होता है. तो these are somewhat resembling those of the monsoon type of climate that we have studied at two places. One is the monsoon type of tropical monsoon जो इंडिया के आसपास हमने पढ़ा, and also the temperate monsoons जो कि चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट में हमने पढ़ा. तो यहां पे भी हम कहते हैं, इसीलिए कभी यहां पे भी कहते हैं कि इसमें मूनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कंडीशंस मिलती हैं. बट मैंने जो कहा कि यहां पे ये जो कंडीशंस है ये आपको ज्यादा कहां पे मिलेंगी, दो ही रीजन है हमारे सामने. एक तो आपका ईस्ट एशिया का रीजन है, दूसरा आपका अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट का रीजन है. आप खुद देख के बता सकते हैं कि ये जो ईस्ट एशिया रीजन है यहां पे आपको ये मूनसूनल टाइप ऑफ कंडीशन ज्यादा मिलेंगी. यहां पे आपको वार्म वेट समर्स अच्छे से मिलेंगे और कोल्ड एंड ड्राई विंटर्स अच्छे से मिलेंगे. ये स्पेल जो है, ये जो ड्राई स्पेल एंड वार्म, कोल्ड एंड ड्राई स्पेल एंड वार्म एंड वेट स्पेल है, ये अच्छे से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. मोर प्रोनाउंस्ड होगा ईस्ट एशिया में, न कि इसमें जिसे हम कहते हैं नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट के लारेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट के रीजन में. अब आपके जहन में सवाल होगा कि ऐसा क्यों है. तो यहां पे आप सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कंटिनेंटैलिटी का इफेक्ट बहुत ज्यादा है. यहां पे भी आपको याद रखना है, जैसे मैंने आपको चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट में कहा था कि यहां पे हीटिंग वगैरह होती है, फिर उससे अट्रैक्ट होती है विंड्स जो कि साउथ, मैंने कहा था साउथ ईस्ट मूनसून्स समर में रेनफॉल काज करते हैं. चाइना टाइप में जो मैंने कहा था साउथ ईस्ट मूनसून्स समर में रेनफॉल काज करते हैं. तो यहां पे भी याद रखिएगा मेहरबानी करके कि यहां पे भी आपके जब इंटीरियर यहां पे ड्यू टू द टेम्परेचर हीट अप हो जाता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है, तो यहां पे भी आपके वो मूनसून्स काम करते हैं, दैट इज साउथ ईस्ट मूनसून्स. साउथ ईस्ट मूनसून्स यहां पे भी आपके काम करते हैं. यहां पे भी आपको साउथ ईस्ट मूनसून टाइप ऑफ साउथ ईस्ट मूनसून्स आएंगे जो कि समर में अच्छा खासा रेनफॉल काज करेंगे. ठीक है, तो यहां पे अगर आप, चलो मैं यहां पे दिखाई देता हूं ईस्ट एशिया की अगर हम बात करेंगे, जस्ट अ मिनट, यहां पे मैं लिखता हूं ईस्ट एशिया की अगर आप बात करेंगे. ठीक है, यहां पे आपको सबसे पहले तो यहां पे आपको मोर प्रोनाउंस्ड होगा ये क्लाइमेट, मोर प्रोनाउंस्ड लारेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा कि यहां पे बाज़ाब्ता आपको कोल्ड एंड ड्राई स्पेल अलॉन्ग विद द वेट एंड वार्म स्पेल होगा. वेट एंड वार्म समर्स एंड कोल्ड एंड ड्राई विंटर्स, ये बाज़ाब्ता हमें डिफरेंशिएट अच्छे से होंगे. ठीक है, दूसरा इसमें ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें जो बाज़ाब्ता इसमें समर्स में ऑन शोर साउथ ईस्ट मूनसून्स, कब इन समर्स, ये आपके रेन्स काज करेंगे, ये आपके रेन्स काज करेंगे. ये देखिए साउथ ईस्ट मॉनसून आपके रेन्स काज करेंगे. इसमें समझ आ रहा है. और इस लिहाज से हम इसे क्या कहते हैं. और हां, अगर हम इसके बाद करेंगे, अब जब नॉर्थ वेस्ट रिट्रीट करेंगी मूनसून होंगी, वो जनरली इसमें ज्यादा कहीं पे रेनफॉल काज नहीं करेंगे क्योंकि उनको कंटिनेंट के उससे होके गुजरना है, तो वो आपके यहाँ पे रेनफॉल काज नहीं करेंगी. ठीक है, वो अगर रेनफॉल काज नहीं करेंगी तो दोज विल बी ड्राई एंड कोल्ड इन द सेंस कि उसमें नॉर्थ से भी जो विंड्स आएंगी फर्दर वो भी ठंडी होंगी. तो अल्टीमेटली वो जो नॉर्थ से आने वाली या ये जो रिट्रीट हो रही है नॉर्थ वेस्ट मानसून्स, ये विंटर्स में ड्राइनेस एंड कोल्ड, ड्राइनेस एज वेल एज कोल्ड ब्रिंग करेंगे. ठीक है, तो इस लिहाज से आपके नॉर्थ वेस्ट मानसून्स में आपकी प्रेसिपिटेशन नहीं होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने चाइना टाइप पढ़ाया था, रिमेंबर दैट. लेकिन यहां पे आप अगर जापान की बात करेंगे, ये है जापान, सुना, ये है ना जापान. जापान के अंदर यहां पे आपने पढ़ा होगा दिस इज सी ऑफ जापान. तो आप समझेंगे जापान में एक्चुअली आपको कॉन्टिनेंटैलिटी बिल्कुल ही नहीं मिल रही है, क्योंकि जापान क्या है, आइलैंड नेशन है, वो आइलैंड्स हैं. तो यहां पे अगर आप जापान की बात करेंगे, जापान में क्या हो रहा है कि यहां पे सी ऑफ जापान से होके ये जब ये वापस जाएंगी इवेंट्स, दीज नॉर्थ वेस्ट मानसून, ये वहां पे रेनफॉल काज करेंगी. तो एक्सेप्ट इन जापान, यहां पे मैं लिखूंगा एक्सेप्ट इन जापान, जहां पे आपके नॉर्थ वेस्ट मानसून भी क्या करेंगे, रेनफॉल काज करेंगे. इस लिहाज से जापान में आपको थ्रू आउट द ईयर आपको रेनफॉल मिलता है. ठीक है, तो ये चीजें आपके ईस्ट एशिया के लिए के रीजन्स में जहां पे भी ये नॉर्थ वेस्ट मानसून आते हैं, थोड़ा सा स्नो, ये तो स्नोफॉल काज करेंगे, रेनफॉल काज नहीं करेंगे. टेम्परेचर लो, थोड़ा सा भी अगर प्रेसिपिटेशन होगी दैट विल बी थ्रू द स्नोफॉल. ठीक है, अब ईस्ट एशिया से होके जब हम वापस इस रीजन में जाएंगे, दैट इज नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट, यहां पे देखेंगे तो यहां पे आप देखेंगे फर्स्ट द लैंड इज लेस, देयर इज लेस कंटिनेंटैलिटी एंड मोर मैरीटाइम इफेक्ट. नॉर्थ अमेरिका की बात जब आप करेंगे, ठीक है, देयर इज लेस कंटिनेंटैलिटी एंड मोर मैरीटाइम इफेक्ट. और मैंने आपको पहली क्लास में जब मैंने स्टार्ट किया था ये सारा क्लाइमेट का खेल, मैंने आपको कहा था कि मैरीटाइम जो इफेक्ट होता है, इसका मेन मकसद ये होता है कि मैं सारी कंडीशंस माइल्ड बना दूं, एक्सट्रीम को हटा दूं.
तो आपका ये कोल्ड एंड ड्राई स्पेल एंड आपका वार्म एंड वेट समर्स, ये तो वहां पे ज्यादा प्रोनाउंस्ड नहीं होगा, ये वहां पे ज्यादा प्रोनाउंस्ड नहीं होगा। और ज्यादा प्रोनाउंस्ड अगर नहीं होगा तो इसका मतलब है कि यहां पे आपके दिस टाइप ऑफ लैरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट इज नॉट मोर प्रोनाउंस्ड। और यहां पे अगर मैं आपको बताऊं, जरा आप मुझे खुद बताइए मेहरबानी करके कि मुझे बताइए क्या यहां से ये अटलांटिक ओशन से वेस्टर्लीज होके जाके फिर जाके यहां पे रेनफॉल काज कर सकती हैं विंटर्स में? ऐसा पॉसिबल होता है? नो, वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज इतना लैंड मास है, तो कॉन्टिनेंटल इफेक्ट इतना बीच में है कि क्या कहां से वहां तक मॉइस्चर पहुंचेगा। यहां पे ये जो है, मैंने कहा कि यहां पे कुछ आपके जो ग्रेट लेक्स हैं, है ना, जो कि आपके ग्रेट लेक्स जिन्हें आप इवन लैरेंशियन ग्रेट लेक्स भी कहते हैं, एज दे इन्फ्लुएंस द लैरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्योंकि यहां से वेस्टर्लीज अपना सारा तो छोड़ देते हैं यहीं पे ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट में, फिर जो थोड़े से बचे कुछ आपके कुछ वेस्टर्लीज जो आपके ड्राई वेस्टर्लीज जो कि थोड़ा सा रेनफॉल ड्रॉप करके आगे चलती हैं, ड्राइनेस है अब उनमें, लेकिन बीच में वो ये जो है आपके ग्रेट लेक्स हैं, वहां से मॉइस्चर उठा के अल्टीमेटली आपके यहां तक डालेंगे। ग्रेट लेक्स कौन कौन है, उनकी ईस्ट वेस्ट क्या है, उनमें जो पोजीशनिंग है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछते हैं। आई डोंट नो व्हाई दे आर आस्किंग सच क्वेश्चंस इन एग्जाम, लेकिन ये मैंने देखा है, ये क्वेश्चन कई बार मैंने देखा है। आपका सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी, अंटारियो, ये लेक्स जो है यहाँ से रेनफॉल उठा के यहाँ पे काज करेंगे। तो वेस्टर्लीज विंटर में आपके यहाँ पे रेनफॉल करते हैं, बल्कि यहाँ पे आपके विंटर में रेनफॉल नहीं काज करते हैं। तो वेस्टर्लीज से कुछ हद तक यहां पे आपके विंटर में रेनफॉल होगा। एंड आपको मैंने कहा था कि आपकी कोई भी विंड जो कि आपके लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड्स की तरफ जा रही है, वो थोड़ा सा टेंपरेचर को इंक्रीज करती है। तो आपके वेस्टर्ली जो, हमेशा याद रखिएगा, वेस्टर्ली जो होती हैं वो टेंपरेचर इंक्रीज करती हैं आने वाले रीजन्स में, क्योंकि वो हमेशा मोर और लेस लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड्स की तरफ जाते हैं। तो यहां पे ये टेंपरेचर, प्रेसिपिटेशन तो एक हिसाब से यहां तो ड्राई स्पेल है, इजंट इट, ड्राई स्पेल है, विंटर में आपका रेनफॉल नहीं होगा, वेस्टर्ली से रेनफॉल नहीं होगा ईस्ट एशिया में, चलो ठीक है। और यहाँ पे कोल्ड एंड ड्राइनेस है और वार्म समर्स एंड वेट समर्स है, चलो ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, विंटर्स में आपका रेनफॉल कुछ हद तक हो रहा है, आपके वेस्टर्ली यहाँ पे ग्रेट लेक से मॉइस्चर उठा के यहाँ पे डाल रहे हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये कंडीशन थोड़ा सा हमने ब्रेक कर दिया, हमने जो वार्म ड्राई एंड कोल्ड विंटर्स कहने थे वो थोड़ा सा हमने कंडीशन को खत्म कर दिया, इन द सेंस कि मॉइस्चर आ रहा है आपके ग्रेट लेक से और यहाँ पे रेनफॉल कुछ हद तक होगा वेस्टर्ली से। दूसरा, यहाँ पे वेस्टर्ली थोड़ा सा वार्म इफेक्ट भी डालेंगे, समझ शाइवन, समझ आ रहा है? वेस्टर्लीज भी, तो आपके टेंपरेचर एज वेल एज प्रेसिपिटेशन के हिसाब से आपके विंटर्स एक्सट्रीम नहीं होंगे, आपके विंटर्स में टेंपरेचर ड्रॉप ज्यादा नहीं होगा, वेस्टर्लीज थोड़ा सा वार्म करेंगे। दूसरा, वहां पे आपका आपकी प्रेसिपिटेशन कुछ हद तक थोड़ी सी होगी। तो दोनों चीजें यहां पे आपके मॉडरेशन इफेक्ट, तो विंटर्स को यहां पे मॉडरेट किया जाता है। विंटर्स में आपका मॉइस्चर भी आता है, दोज फ्रॉम दोज, एंड दैट इज कि विंटर्स में प्रेसिपिटेशन भी होती है, रेनफॉल होता है, एंड जो वेस्टर्लीज होते हैं वो वार्मर एटमॉस्फेयर को बनाते हैं। तो आपका जो ड्राई स्पेल अलॉन्ग विद कोल्ड विंटर्स होते थे वो यहां पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होंगे, ठीक है। दिस इज वन। तो अब अगर आप कहेंगे कि फिर आप हमें बताइए कि आप नॉर्थ अमेरिका रीजन में लैरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट को कूल टेम्परेट मानसून टाइप का होगा कि ईस्ट एशिया में, इट इज बेटर टू से इन द ईस्ट एशिया रीजन द क्लाइमेट, लैरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कूल टेम्परेट मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको वो मानसून टाइप ऑफ कंडीशंस होती हैं जिसमें आपका कोल्ड एंड ड्राई स्पेल, ड्राई विंटर्स एंड वार्म एंड वेट समर्स, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे ये मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि जापान जो है, जो कि सी ऑफ जापान से आप रेनफॉल मॉइस्चर उठा के, क्योंकि वहां पे खाली आइलैंड्स है, जापान के आइलैंड्स हैं, वो नहीं है, वो कंटिनेंट में नहीं है कहीं पे, ठीक है, वो आइलैंड नेशन है। तो वहां पे हर जगह से जहां से भी विंड्स आएंगे वो रेनफॉल काज ही करेंगे, चाहे आपके रिट्रीट कर रही हो मानसून या चाहे आपके टेम्परेट मानसून वहां पे प्रोग्रेस कर रही हो, साउथ ईस्ट मानसून प्रोग्रेस कर रही हो या नॉर्थ वेस्ट मानसून रिट्रीट कर रही हो। तो इन एडिशन टू साउथ ईस्ट मानसून वहां पे आपको नॉर्थ वेस्ट मानसून से भी रेनफॉल होगा। और नॉर्थ अमेरिका रीजन में लैरेंशियन क्लाइमेट, वेस्टर्लीज आल्सो ब्रिंग सम रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स एंड मॉडरेटेड टेम्परेचर, जो मैंने आपको ऑलरेडी कहा। एंड नाउ यहां पे एक पॉइंट मैंने और उठाया, फॉग, मिस्ट एंड ड्रिजल इज कॉमन इन लैरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, especially in Newfoundland and second Newfoundland. Second Newfoundland है नॉर्दर्न जापान, इसको हम सेकंड न्यूफाउंडलैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि जस्ट लाइक न्यूफाउंडलैंड दैट इज इन ईस्ट कनाडा, नॉर्थ ईस्ट कनाडा, यहाँ पे सेकंड न्यूफाउंडलैंड इसलिए हम कहते हैं क्योंकि यहाँ पे भी उसी तरह से बहुत ज़्यादा फिशिंग एक्टिविटी होती है, वहाँ पे भी फिशिंग ग्राउंड्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो ये चीज़ें, अब यहाँ पे फॉग, मिस्ट एंड ड्रिजल इज कॉमन। आपको पता होना चाहिए फॉग, मिस्ट एंड ड्रिजल व्हाट आर दीज आर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, एंड दिस फॉग एंड मिस्ट इज एक्चुअली नॉट प्रेसिपिटेशन, ठीक है। आपको मैं कहूँ कि ये वाटर वेपर्स ऐसे होते हैं जो कि आपके एटमॉस्फेयर में ही, लोअर एटमॉस्फेयर में ही ऐसे ही जमा रहते हैं, सस्पेंड रहते हैं। ये इनका साइज इतना नहीं होता है कि ये ड्रॉपलेट बने, टिनी ड्रॉपलेट और फिर गिरे। और जब
माइन्यूटेस्ट टिनियस्ट ड्रॉपलेट्स बनते हैं और फिर वो गिरते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ड्रिजल। दिस इज समवट डिफरेंस बिटवीन द थ्री। फॉग एंड मिस्ट आपका ऐसे ही रहता है। तो यहाँ पे ये फर्दर अगर आपको समझना है तो ज्योग्राफी के हिसाब से आप समझेंगे, फॉग में मिस्ट, ड्रिजल, इसी तरह से बहुत चीजें वो देखेंगे। ये एक पॉइंट यहाँ पे समझेंगे आपकी, ये इन रीजन्स में ज्यादा फॉग, मिस्ट एंड ड्रिजल क्यों होती है। ड्रिजल से भी प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे, स्पेशली इन न्यू फाउंडलैंड एंड स्पेशली इन सेकंड न्यू फाउंडलैंड। बाकी जगहों पे भी होती है ये, इसलिए क्योंकि यहाँ पे वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स मिलते हैं। ये आपका कोल्ड ओशन करंट है, कोल्ड ओशन करंट है, या सॉरी ये आपका वार्म, हम लिखेंगे ठीक है, ये आपका वार्म ओशन करंट है, वार्म ओशन करंट है। ये आपका कोल्ड ओशन करंट है, कोल्ड ओशन करंट है, ठीक है। अब यहां पे जहां पे ये मिल रहे हैं, मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि ये करंट अगर ओशन करंट है, इसके ऊपर ये एटमॉस्फेयर भी इफेक्ट डालते हैं, तो इसके ऊपर आपका एयर भी ऐसे किस्म का मिल रहा है। यहां पे आपका वार्म एयर आ रहा है और यहां पे आपका कोल्ड एयर आ रहा है। ये एयर में भी ऐसी कंडीशंस आ रही हैं, और जहां पे वार्म एयर में काफी सारा मॉइस्चर अपने साथ होता है। वार्म एयर आपको पता है कि इसमें काफी सारा मॉइस्चर होगा अपने साथ, इसके साथ मॉइस्चर होगा, इजंट इट। वार्म एयर में इवापोरेशन होती है, तो इवापोरेशन की वजह से उसमें मॉइस्चर है, मॉइस्चर है। और हमें पता है जब भी कंडेंसेशन होती है, प्रेसिपिटेशन एक्चुअल होती है, ये हमारा मॉइस्चर जो वार्म एयर होता है ये बहुत ही ऊपर ले जाता है, इस वेपर्स को ले जाता है, फिर ऊपर टेंपरेचर डिक्रीज हो जाता है और अल्टीमेटली वहां पे कंडेंसेशन होती है और फिर जाके रेन्स गिरते हैं, फिर जाके प्रेसिपिटेशन होती है। लेकिन ऐसी कंडीशन यहीं पे डायरेक्टली सेटिस्फाई हो रही है कि इनको ठंडा ठंडा हवा चाहिए, गर्म हवाओं को ठंडा हवा चाहिए, तो वो यहां से आ रहा है कोल्ड एयर, कोल्ड एयर वहां से आ रहा है, यहां से वार्म एयर विद मॉइस्चर आ रहा है, तो ये यहीं पे टिनी ड्रॉपलेट्स बनाने की कोशिश करते हैं जमीन के जस्ट सतह पे ही। इसी तरह से ये फॉग एंड मिस्ट इस जगह पे ज्यादा बनती है। और ये ड्रॉपलेट्स पहले पहले इतने इतने पतले, इतने छोटे होते हैं कि इनका साइज इतना हैवी नहीं होता है कि इतना कि ये गिर जाए इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, कि ये गिरे। लेकिन फर्दर ये जो इनका जब साइज इंक्रीज होता है, दे फॉल इन द फॉर्म ऑफ ड्रिजल, जो कि माइन्यूटेस्ट ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशंस इसलिए यहां पे बनती है क्योंकि यहां पे एयर में भी ड्यू टू द वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स की मीटिंग से एयर में भी ये कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं और एयर के लिए फेवरेबल कंडीशंस बनती हैं कि यहीं पे जमीन की सतह पे ही आपकी कंडेंसेशन हो जाए। समझ आ रहा है। और ये स्पेशली कहां पे हो रहा है, एक्चुअल जहां मीटिंग होती है ना कोल्ड एंड ओशन करंट्स की, वो होती है न्यू फाउंडलैंड, ईस्ट कनाडा में, और सेकंड न्यू फाउंडलैंड, या जिसे हम जापान कहते हैं, नॉर्दर्न जापान। आखिर फ्लोरा एंड फाना की बात करेंगे, और ये यहाँ पे ओल्ड कोल्ड एंड वार्म ओशन करंट्स का मीटिंग करना, ये फिशिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी डिस्कस करूंगा मैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन दो रीजन्स में। फ्लोरा एंड फाना की बात करेंगे कि प्लांट्स किस किस्म के यहाँ पे मिलते हैं और एनिमल्स किस किस्म के मिलते हैं। देखिए एनिमल्स की बात करेंगे तो लगभग हर किस्म के एनिमल्स यहाँ पे मिलेंगे, चाहे आपके चाहे फिश होंगे, एम्फीबियंस होंगे, रेप्टाइल्स होंगे, इन्वर्टेब्रेट्स होंगे, मैमल्स होंगे, बर्ड्स होंगे, लगभग हर किस्म के। और एनिमल्स के बारे में आपको इसमें क्वेश्चन नहीं पूछते हैं जनरली, मैं आपको बता दूं, एनिमल्स के बारे में आपके एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछते क्योंकि बायोम्स में ज्यादा आपको प्लांट्स के रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगे, कम चांसेस है कि आपके एनिमल्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, स्पेशली लैरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में आपको नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिखे हैं, दिस यू कीप इन योर माइंड। एंड एक्चुअल अगर हम फ्लोरा की बात करेंगे, मिक्सड फॉरेस्ट्स होते हैं यहाँ पे। मिक्सड फॉरेस्ट्स क्या होते हैं, जिसमें आपके कॉनिफोरस भी होते हैं और ब्रॉड लीव्ड भी होते हैं। मिक्सड फॉरेस्ट्स वो फॉरेस्ट्स हैं, ये नहीं कहना कि मिक्सड फॉरेस्ट्स वो फॉरेस्ट, कुछ को कंफ्यूजन होता है, जिसमें आपके क्या होते हैं डेसिडुअस एंड आपके एवरग्रीन। नो, दैट इज नॉट मिक्सड फॉरेस्ट। मिक्सड फॉरेस्ट इज कॉनिफरस, जिनमें वो पाइन आता है, स्प्रूस आता है, ठीक है, तो फिर आते हैं वो जो होते हैं वो हो गए कॉनिफर्स एंड आपके ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट्स, ठीक है। तो यहां पे आपके ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं जो कि डेसिडुअस हैं, और आपके कॉनिफर्स भी पाए जाते हैं। आपके ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट्स, जैसे मैंने आपको कहा है पहले से, उसी किस्म के फॉरेस्ट्स यहाँ पे भी पाए जाएंगे। जैसे आपका ओक आता है, ठीक है, ओक आता है, बर्च आता है, बीच आता है। कॉनिफर्स हैं जैसे पाइन है, फिर है, स्प्रूस है, कॉमनली जो हमने इससे पहले भी पढ़े वो यहाँ पे भी पाए जाएंगे। और ये याद रखेंगे कि कॉनिफर्स जो यहाँ पे हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं, याद रखिएगा ब्रॉड लीव्ड, ये जो डेसिडुअस ब्रॉड लीव्ड हैं ये आपका 40 से लेके 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक पाए जाते हैं। और 50 डिग्री से नॉर्थ लैटिट्यूड से जब आप ज्यादा देखते हैं ऊपर, अप टू 60 है ना, 60 तक, 60 डिग्री, वहां पे आपको कॉनिफरस फॉरेस्ट्स मिलते हैं। और ये कॉनिफरस फॉरेस्ट्स, उसके ऊपर जो टैगा है या मिड कॉन्टिनेंट में जो टैगा है, इन दो के दरमियान, जो कि आपका ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड दूसरी साइड में आपका लैरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, इनके दरमियान का जो रीजन है वहां पे भी टैगा टाइप ऑफ क्लाइमेट और टैगा के जो बोरियल फॉरेस्ट वो पाए जाते हैं। एंड देयर इज अ समवट कंटीन्यूअस बेल्ट, इनके ऊपर, तीनों के ऊपर भी कुछ हद तक कंटीन्यूअस बेल्ट है जहां पे आपके टैगा टाइप ऑफ कॉनिफरस फॉरेस्ट्स मिलते हैं। तो वहां पे भी आपको ये कॉनिफरस मिलते हैं, और ये कंटिन्यूअस बेल्ट है इसके साथ। यहाँ लैरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में जो कॉनिफरस है ये बिल्कुल ही कंटिन्यूअस है वहां टैगा के साथ। समझ आ रहा है, ये टैगा के साथ मिलते जुलते हैं।
और यहां पे एनिमल्स अगर बहुत सारे पाए जाते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट आप मेहरबानी करके याद रखें कि हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ फिशेज यहां पे होती है, जो मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि यहां पे आपके कोल्ड एंड वार्म ओशन करंट्स जो है वो मिलते हैं। अच्छा, ये मैंने यहां पे डिस्कस करना है, ठीक है। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूं, फ्लोरा एंड फौना। अब ह्यूमन रिलेटेड एस्पेक्ट्स की बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आपके जिम्नोस्पर्म्स, हम सॉफ्ट वुड्स कहते हैं, आपके पाइन, फिर ये जो है, ये जो कॉनिफोर्स हैं, दीज आर जिम्नोस्पर्म्स, दीज आर सॉफ्ट वुड्स, जो कि आपके पेपर इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज वेल एज जो कि आपको कहां पर मिलते हैं, 50 डिग्री लैटिट्यूड से ऊपर अप टू 60 डिग्री तक मिलते हैं, तो ये भी आपको यहां पे मिलते हैं। और आपके हार्डवुड जो कि डेसिडुअस ट्रीज आपको मैंने कहा, जिसमें आपके एंजियोस्पर्म्स आते हैं, जो आपके ब्रॉड लीव्ड होते हैं, वहां पे भी हार्डवुड भी आपको यहां पे मिलेगा। तो हार्डवुड रिलेटेड आइटम्स, टिम्बर वगैरह और सॉफ्टवुड वगैरह, ये सारी चीजें आप यहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये एंड दिस लंबरिंग फार्मर्स, लंबरिंग जो है ये यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है, समझ आ रहा है। और लंबरिंग के लिए ये भी इंपॉर्टेंट कि सॉफ्टवुड्स जो कि आपके जिम्नोस्पर्म्स हैं, या जिन्हें हम कहते हैं कॉनिफोर्स, ये आपके जो 50 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक होते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड में, ये यहाँ पे स्पेशली ज़्यादा बेहतर से लंबरिंग होती है, बिकॉज यहाँ पे प्योर स्ट्रैंड्स हैं कि यहाँ पे आपको एक ही किस्म के जो ट्रीज हैं वो एक साथ मिलते हैं, यहाँ पे भी वहाँ पे, तो ईजी होता है, इकोनॉमिकल होता है उनकी लंबरिंग। और इसके बाद एग्रीकल्चर की बात करेंगे। एग्रीकल्चर यहां पे ज्यादा कॉमन नहीं है लैरेनिशन टाइप ऑफ क्लाइमेट में, एंड द मेन रीजन फॉर दिस इज कि यहां पे आपको ज्यादा अवेलेबल लैंड नहीं है एग्रीकल्चर के लिए जो फेवरेबल होगी। आपको मोस्टली आपको यहां माउंटेन्स मिलेंगे, माउंटेनियस लैंड मिलेगी, तो अवेलेबल लैंड नहीं है। तो आपके पास फेवरेबल लैंड ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी लैंड है, फॉरेस्ट लैंड, पोर्टजोलिक लैंड जो है, पोर्टजोल्स जिन्हें हम कहते हैं, जो कि टैगा में हमने कहा था, टैगा में भी पढ़ा था हमने, तो उस किस्म की लैंड पे कुछ हद तक कुछ क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अल्लाह ताला ने अगर इनके लिए एग्रीकल्चरल लैंड नहीं रखी है, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला अगर एक चीज़ नहीं रखता है, अवेलेबिलिटी एक किस्म की प्रोडक्टिविटी नहीं हो सकती है, लेकिन दूसरे साइड से इनको बेनिफिट अच्छा मिलता है, कि यहाँ पे ही अल्लाह ताला ने क्या रखा है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिशिंग इज़ मेनली प्रैक्टाइज्ड, क्योंकि यहाँ पे फिशिंग के लिए जो कंडीशन है वो सबसे बेहतर बनती है। एक साइड से अगर एग्रीकल्चर अच्छा नहीं है, लेकिन दूसरे से यहाँ पे फिशिंग अच्छी होती है। आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ एग्रीकल्चर के रिलेटेड, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ठीक है, थोड़े से एक दो पॉइंट्स मैं बता देता हूँ, वो आप याद रखें कि अगर आप देखेंगे हमारे दो ही रीजन्स में ये क्लाइमेट पाया जाता है। अगर आप नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट की बात करेंगे, वहां पे आपको पोटैटोज मिलेंगे, नॉर्थ अमेरिका, ओके, पोटैटोज मिलेंगे, पोर्टोजोलिक साइल से पोटैटोज बनाते हैं, वहां पे ओट्स, बार्ले, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से वहां पे थोड़ा सा आपके वहां पे जो कैटल के लिए जो डेयरी फार्मिंग होती है, ठीक है। और वहां पे आपके फ्रूट्स पाए जाते हैं, स्पेशली वहां पे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि वहां पे एनापोलिस वैली जो है, वैली आप गूगल में सर्च करेंगे ये कहाँ पे लोग, एनापोलिस वैली से जो नोवा स्कोशिया में पाई जाती है। और ये जो है यहाँ पे आपके, दिस इज द बेस्ट रीजन फॉर एप्पल बनाने के लिए बेस्ट रीजन जो है वो ये एनापोलिस वैली है। एंड यहाँ के एप्पल्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, ये मशहूर है थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये आपका है नॉर्थ अमेरिका। अगर आप इसी तरह से एशियाटिक ईस्ट एशिया में देखने की कोशिश करेंगे, तो ईस्ट एशिया में आपका सोयाबीन, पुअर मैन्स मीट, सोयाबीन रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, ग्राउंडनट है आपका। जिस तरह से चाइना टाइप में हमने मलबरी देखा था, यहाँ पे भी मलबरी, ठीक है। आपका सीसम तेल बनाने के लिए, रैपसीड्स, और भी कुछ है बहुत सारे, तो ये मेन इसमें मैंने बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, आपकी उस किस्म की सॉइल अवेलेबल नहीं है, और यहाँ पे इसलिए जो कंडीशंस बनती हैं, तो यहाँ पे फिशिंग के लिए कंडीशंस अच्छी बनती हैं। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट में जो रीजन है जहाँ पे सबसे ज्यादा फिशिंग होती है, दैट इज दिस न्यू फाउंड लैंड। इट इज द लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड इन द वर्ल्ड। इसके जो ग्रेट बैंक्स होते हैं उन पे फिशिंग होती है, उन पे बहुत ज्यादा फिशिंग होती है। तो उन पे काफी सारे पोर्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं फिशिंग के लिए, जो भी कंडीशंस होती हैं वो सेटिस्फाई करते हैं यहाँ पे। लेकिन इसी तरह से आपका जापान में, नॉर्दर्न जापान जिसे हम क्या कहते हैं सेकंड न्यू फाउंडलैंड, वहां पे भी फिशिंग के लिए फैसिलिटी है। अब देखिए, मैं आपको एक पॉइंट बताने जा रहा हूं कि सपोज दिस इज न्यू फाउंडलैंड एंड दिस इज योर नॉर्दर्न जापान। अब न्यू फाउंडलैंड जो है, इसमें आपके यहां पे कोल्ड ओशन करंट मिल रहे हैं एंड वार्म ओशन करंट मिल रहे हैं। और जहां पे ये मिलते हैं वहां पे क्या होता है, वहां पे फेवरेबल कंडीशंस बनती है फॉर प्लैंकटन ग्रोथ।
किसके लिए? प्लैंकटन ग्रोथ के लिए। प्लैंकटन क्या होते हैं? जब हम एक्वेटिक, जब मैंने आपको पढ़ाया था एक्वेटिक फूड चेन, वहाँ मैंने बताया था कि सबसे पहले वहाँ पे फाइटोप्लैंकटन बनते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक होते हैं, फिर उसके बाद जूप्लैंकटन बनते हैं। प्लैंकटन वही होते हैं जो कि माइन्यूट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अदर एल्गे एक्स्ट्रा जो कि वाटर में होते हैं, जो कि सस्पेंडेड होते हैं और जो कि फ्लोट करते हैं वहां पे, और जिनको छोटी फिशेस कंज्यूम करते हैं और उनको फिर फर्दर बड़ी फिशेस कंज्यूम करती हैं। तो ये एक किस्म का फूड यहाँ पे बनता है फिश के लिए, छोटी फिश के लिए, जिनको फिर बड़ी फिश कंज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे आपके प्लैंकटन ग्रोथ बहुत ज्यादा होते हैं। और यहाँ पे ये जो ये न्यू फाउंडलैंड है, यहाँ के जो ये कोस्टल रीजन्स हैं, यहाँ पे आपका जो वाटर है वो शैलो है। शैलो वाटर होना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शैलो वाटर को, वाटर में टेम्परेचर अच्छा मेंटेन रहता है, पूरा नीचे तक टेम्परेचर अच्छा मेंटेन रहता है, जो कि प्लैंकटन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लैंकटन ग्रोथ के लिए। और टेम्परेचर शैलो रहने के साथ साथ ये फिश के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो शैलोनेस है। और यहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है यहाँ पे, वो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है वो भी माइल्ड है, वो ज्यादा नहीं है, ठीक है। ये ऐसे नहीं है, ये थोड़ा माइल्ड है कॉन्टिनेंटल स्लोप। आगे बताऊंगा इसके बारे में। अगर मैं यहाँ पे इसे छेड़ूं तो बहुत ज्यादा बताना पड़ेगा। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है वो भी यहाँ पे थोड़ा सा माइल्ड है, जो भी ये सारी कंडीशंस यहाँ पे फेवरेबल बना देती हैं किसके लिए? आपके यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड को क्रिएट करने के लिए। एंड लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड इन द वर्ल्ड इज दिस न्यू फाउंडलैंड, दैट इज इन द नॉर्थ ईस्टर्न कनाडा। समझ आ रहा है? और सबसे इंपॉर्टेंट फिश जो यहाँ पे पाई जाती है, बहुत सारी फिश है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फिश जो यहाँ से निकलती है दैट इज द कॉड फिश। ओके, कॉड फिश जो कि बहुत ज़्यादा, जिसमें विटामिन ई पाया जाता है एंड एसेंशियल फैटी एसिड्स। अब जापान की बात करते हैं। ये मीन्स के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है जापान में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बुक्स आर हाइलाइटिंग दिस एंड आई थिंक खामा खा वो हाईलाइट नहीं करेंगे, लेकिन इस लिहाज से मुझे लगता है कि ये मीन्स के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सेकंड न्यू फाउंडलैंड दैट इज नॉर्दर्न जापान इज आल्सो फेमस फॉर फिशिंग एंड व्हाट आर द वेरियस रीजंस फॉर दैट। तो यहाँ पे ये न्यू फाउंडलैंड है, दिस इज सेकंड न्यू फाउंडलैंड और जापान। यहाँ पे आपके दो जो कोल्ड करंट, लेब्राडोर करंट है, और नीचे से जो आपका आता है गल्फ स्ट्रीम, ये दो करंट्स मिलती हैं। यहाँ पे आपका नीचे से आता है दो करंट्स आते हैं, एक आता है आपका कुरोशिमा करंट एंड दूसरा आता है ओयोशिमा करंट। ये जो दो करंट्स मिलते हैं यहाँ पे भी एक फेवरेबल एनवायरनमेंट बना देते हैं कि इसके लिए प्लैंकटन ग्रोथ के लिए। ये एक रीज़न है यहाँ पे जापान में फिशिंग होने के लिए। और ये प्लैंकटन ग्रोथ जो है ये फेवरेबल बना देती है कि इसके लिए बाकी जो फिश होंगे उनके लिए एक फूड सब्सटेंस बनता है। और यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे जापान में ये रीज़न है कि ऑलरेडी यहाँ पे लैंड जो है, लैंड की अवेलेबिलिटी है नहीं। यहाँ पे माउंटेनियस रीजन्स हैं, तो लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं है कि एग्रीकल्चर जिन पे किया जाए। और इसके अलावा अगर आपके, याद रखिएगा, अगर आपके एग्रीकल्चर के लिए लैंड ज़्यादा नहीं है, आपको पता है एग्रीकल्चर पे ही एनिमल हस्बेंड्री है। एनिमल हस्बेंड्री इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। आपके एग्रीकल्चर से आप फूड फोडर इनके लिए लाते हैं, तो एनिमल्स आपके एनिमल्स ग्रो हो जाते हैं और आपका मीट है, चाहे आपका मीट है, मिल्क है, ये आपका मिलता है, मीट, मिल्क एक्स्ट्रा। और मीट जो है, जापान के लोग बड़ा पसंद करते हैं मीट को, और मतलब उनको, मतलब प्रोटीन को पसंद करते हैं, लेकिन मीट की अवेलेबिलिटी नहीं है। प्रोटीन इज द जो कि बॉडी बिल्डिंग फूड है, तो मीट की अवेलेबिलिटी है ही नहीं, चूंकि यहाँ पे, ठीक है, प्रोटीन को फैच करने के लिए इनको चाहिए था मीट, लेकिन मीट की अवेलेबिलिटी अगर नहीं है, तो इस लिहाज से ये क्या करते हैं कि यहाँ पे फिश से प्रोटीन को हासिल किया जाता है। तो इसलिए जापान में ये कुछ रीजंस हैं। एक तो है कि जोग्राफिकली ये फेवरेबल होना, इन द सेंस कि यहाँ पे कोल्ड एंड वार्म ओशन करंट्स मिलना। दूसरा ये है कि यहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से फिशिंग को की तरफ तवज्जो करना, ये भी दूसरा। तीसरा ये है कि एग्रीकल्चर लैंड ना होने की वजह से आपके एनिमल हस्बेंड्री वीक होना, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होगा, और आपके पास मीट की अवेलेबिलिटी ना होना, ऊपर से आप कहते हैं कि हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए क्या करना है, एंड यू हैव द अवेलेबिलिटी ऑफ द फिश, तो फिश को इसलिए भी यूज़ किया जाता है। और एक रीज़न ये भी है कि आपके जहाँ पे भी फिशिंग ग्राउंड होता है ना, वहाँ पे आपका जो आपका वाटर होगा ना, ओशनिक वाटर, वो टर्बुलेंट नहीं होना चाहिए, टर्बुलेंट नहीं होना चाहिए। और जापान की जो कोस्ट लाइन है ना, वो इंडेंटेड है, जहाँ पे भी आप देखें। तो इसमें जो ये डिप्रेशंस बनते हैं, वहाँ पे आपकी जो वाटर होगा वो काम होगा, वो आपका काम वाटर होगा, और वो काम वाटर जो है दैट फॉर्म्स एन गुड प्लेस फॉर दिस फिशिंग एक्टिविटी एंड फिशिंग रिलेटेड जो भी उनको वहाँ पे इंस्टॉलेशन करनी है। तो ये जो काम एरियाज होते हैं यहाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, कहाँ जापान में फिशिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा होने के लिए। दूसरा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको कि जापान में जो ये फिश है ना, फिश से के जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, इसके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फिश, ठीक है, फिश का मीट वीट खाया, फिर जो हड्डियाँ वड्डियाँ वगैरह, उससे अल्टीमेटली ये फर्टिलाइजर बना देते हैं, और थोड़ी बची कुची जहाँ पे भी लैंड होगी वहाँ पे यूटिलाइज कर देते हैं उस चीज़ को। तो इससे वे अपने लिए फर्टिलाइजर्स भी प्रोड्यूस करते हैं। और सब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आप याद रखेंगे कि जापान में आपकी जो पैरल इंडस्ट्री है, पैरल इंडस्ट्री, मोतियों की इंडस्ट्री, हाँ, पैरल इंडस्ट्री, ये पैरल क्या होता है?
इंडस्ट्री। पैरल क्या होता है? देखिए एक एनिमल है, जब हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, एक एनिमल है जिन्हें हम कहते हैं मोलस्क्स। मोलस्क्स, ठीक है, ऐसे होता है मोलस्क। बनाना नहीं है, बस इतने रफली यहां से बना देता हूं। ये मोलस्क जो होता है, इनमें एक लेयर होती है अंदर से जिसे हम कहते हैं मेंटल। क्या कहते हैं? मेंटल। ये मोलस्क है, एक एनिमल है, ये एनिमल है। इस मेंटल में नेचुरली अगर कोई पार्टिकल, सैंड पार्टिकल या कुछ जाएगा तो अल्टीमेटली ये जो ये मेंटल है ये रिएक्शन करता है और इस पार्टिकल के आसपास ये क्या करता है, ये कुछ लस्टर्स, मतलब बहुत ही चमकदार एक सब्सटेंस सेक्रेट करता है जिसे हम कहते हैं नैकर। क्या कहते हैं? नैकर। और ये चमकदार जो बहुत सारे साल लगते हैं इसमें, और ये जब ये चमकदार सब्सटेंस फुल्ली प्रिपेयर हो जाता है तो उसी को हम कहते हैं पैरल। क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं पैरल। एंड दिस इज अ सॉर्ट ऑफ रिएक्शन अगेंस्ट दिस फॉरेन पार्टिकल जो इसके मेंटल में होती है। इसके एक अंदर बॉडी लेयर में एक लेयर है जिसे मेंटल कहते हैं। अब ये जो है, ये जापान में पैरल इंडस्ट्री जो है ये बहुत ज्यादा अरूज पे है यहाँ पे। और ये मोलस्क जो ये जो स्पेशली ये जो मोलस्क जो ये पैरल प्रोड्यूस करते हैं, इनको हम ऑयस्टर कहते हैं, ऑयस्टर्स कहते हैं। और ये ऑयस्टर्स आपके समंदर में होते हैं तो आपके वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा है तो हो जाएगा। दूसरा रीज़न ये भी है कि आर्टिफिशियली ये टेक्निक सबसे पहले जिस इंसान ने डेवलप किया था कि हाँ आपके जब इस मोलस्क के मेंटल में कोई पार्टिकल फंसा दिया जाएगा, फॉरेन पार्टिकल, तो मेंटल के अंदर ये ऐसी रिएक्शन करेगा कि ये अपने आसपास, इस पार्टिकल के आसपास नैकर सेक्रीट करके ये पैरल बनाएगा। तो ये आपको पता है, पैरल इज ए जिमस्टोन है, यू नो दैट। और इसलिए ये जो सबसे पहला साइंसदान वहां का था उसको हम कहते हैं मिकी मोटो। क्या कहते हैं? मिकी मोटो। मिकी मोटो। तो चूंकि ये टेक्निक वहीं से आई है तो जब तक ये टेक्निक बाकी जगहों पे यूज होती तब तक जापान पहुंच गया था। तो ये पैरल इंडस्ट्री इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा अरूज पे। तो ये कुछ कंडीशंस थी जो कि जापान में फिशिंग एंड फिशिंग के अलावा जो भी बाकी एक्वाकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पे ज़्यादा। एक्वाकल्चर रेफर्स टू ऑल द एक्टिविटीज़ दैट ऑकरिंग इन द वाटर, चाहे आपकी पैरल हो, पैरल इंडस्ट्री हो या फिशिंग हो, ठीक है, ये सारे उसमें आते हैं। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। सो दिस वाज लैरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। और आपको मैं बता दूं ये जो हमने क्लाइमेट टाइप्स पढ़ रहे हैं ना, आई थिंक दीज आर अबाउट 8 to 10, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, 10 चैप्टर्स ऑफ दैट जीसी लियोंग, जो कि जिसमें बहुत ह्यूज इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू दिस। मे बी इन ज्योग्राफी यू विल स्टडी सम डिटेल्स अबाउट दिस, बट आई थॉट दैट कि मुझे ये चीज़ें बतानी चाहिए, चाहे वहाँ पढ़े यहाँ पढ़े एक ही बात है, ठीक है। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।